नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपने आने वाली रीट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों उन प्रश्नों को। क्या है वो प्रश्न? देखिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? सौजन्यता, बाहुल्यता, ईर्ष्यालु, अहल्या। कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका मतलब यह है कि इसमें से 3 शब्द गलत है और 1 शब्द सही है। देखो दोस्तों, अगर हम सौजन्यता की बात करें, इसमें पीछे एक तो है य प्रत्यय, एक है ता प्रत्यय। दोस्तों याद रखना, आप कभी भी य प्रत्यय और ता प्रत्यय साथ में प्रयोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दोनों ही भाववाचक बनाते हैं। अगर हम इस सौजन्यता के टुकड़े करें तो इसमें मूल शब्द है सुजन। क्या है दोस्तों? सुजन। और इस सुजन के अंदर क्या लगा है? यह प्रत्यय लगा है, और यह प्रत्यय के कारण आगे गुणात्मक परिवर्तन होके ऊ का औ हो गया, और शब्द क्या बनेगा दोस्तों? सौजन्य शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? सौजन्य। अगर ये सौजन्य होता तो बिल्कुल सही था। अब इसने इस य के बाद में और ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये गलत हो जाता है। अब या तो सुजन में यह प्रत्यय जोड़ो, सौजन्य बनाओ तो शब्द सही है, या फिर आप सुजन के अंदर ता प्रत्यय लगाओ। क्या लगाओ आप? ता प्रत्यय, और शब्द क्या बन जाएगा? सुजनता। सुजनता दोनों से क्या बना है दोस्तों? भाववाचक बना है। तो इस प्रकार से अपना सौजन्यता शब्द क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये सौजन्यता शब्द क्या है? गलत है। तो फिर एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें, बाहुल्यता, तो इसमें दोस्तों मूल शब्द क्या है? बहुल मूल शब्द है। क्या मूल शब्द है? बहुल। और इसके अंदर यह प्रत्यय लगा है। आगे प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होगा, अ है तो आ हो जाएगा, और इसका जो यह प्रत्यय के कारण शब्द बनेगा वो बनेगा बाहुल्य। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? बाहुल्य शब्द बनेगा। तो या तो बाहुल्य सही है, या फिर आप बहुल के अंदर क्या लगाओ दोस्तों? बहुल के अंदर ता प्रत्यय लगाओ, तो फिर क्या शब्द बनेगा? बहुलता शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? बहुलता। तो ये भी सही है, लेकिन बाहुल्यता अगर आप बनाते हो तो ये शब्द भी दोस्तों क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे शब्द क्या? ईर्ष्यालु। दोस्तों ईर्ष्यालु नहीं होता है, शब्द होता है ईर्ष्या। मेन शब्द क्या होता है दोस्तों? ईर्ष्या। ईर्ष्या को ऐसे लिखा जाता है, ईर्ष्या। और इस ईर्ष्या के अंदर आलू प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों? आलू प्रत्यय। तो इसे शब्द बनेगा दोस्तों क्या? ईर्ष्यालु। क्या शब्द बनेगा? ईर्ष्यालु शब्द बनेगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी दोस्तों क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से अपना दोस्तों ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? तो अहल्या। अहल्या दोस्तों वेरी मोस्ट लगा देना, अहल्या। और ये भी शब्द शुद्धि में बहुत पूछते हैं, और इसकी जगह शब्द लिख देते हैं अहिल्या। हमें बोलने में ऐसा लगता है कि अहिल्या सही होगा, बल्कि दोस्तों अहिल्या शब्द क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। अहिल्या शब्द सही नहीं होता है। इसका सही रूप क्या है दोस्तों? अहिल्या शब्द सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और जो जिस प्रकार से रीट के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वैसे इस प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो दोस्तों ये क्लास रीट जो आगे हिंदी से कोई देना चाहता है मेंस, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। दोस्तों ये वाक्य तो बिल्कुल ही सही लग रहा है, तो सही हो सकता है। और भी हम सारे ऑप्शन देखते हैं एक बार। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। देखो दोस्तों इसमें गलती कहां है? यहाँ पे वह सदैव ही सत्य बोलता है। देखो ये जो सदैव शब्द है ना दोस्तों, अगर हम इस शब्द के टुकड़े करें, इसमें वृद्धि संधि है, अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या निकलता है दोस्तों? सदा प्लस एव निकलता है। सदा प्लस एव, आ के बाद में ए है और इस कारण से आई हो जाता है इसका, और ऊपर 2 मात्रा आई। लेकिन दोस्तों ये जो एव है ना, इस एव का ही अर्थ होता है ही। इस एव का अर्थ ही क्या होता है? ही। तो इसका मतलब ये, और जो अनावश्यक शब्द आ गया इसमें, ये ही क्या है दोस्तों? अनावश्यक आ गया है, क्योंकि वह सदैव सत्य बोलता है, ये सही है। या फिर आप इसी वाक्य को अगर आप सही करना चाहो तो क्या हो जाएगा? सदा ही। या तो आप उसके लिए क्या लिखो दोस्तों? वह सदा ही सत्य बोलता है, या फिर वह सदैव सत्य बोलता है। ये ही अनावश्यक आ गया, ये नहीं आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो अपना कौन सा वाक्य सही नहीं है दोस्तों? 3 नंबर वाक्य सही नहीं है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। देखो दोस्तों दर्शन शब्द को देखना, ये दर्शन शब्द क्या है दोस्तों? ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है दोस्तों? बहुवचन में। और ये बहुवचन के कारण यहाँ किए आया है, तो बिल्कुल सही है।
जैसे सदैव, दर्शन है, आंसू है, हस्ताक्षर है, ये जनता है, ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? संरचना की दृष्टि से, देखो संरचना की दृष्टि से का मतलब कि वाक्य की एक निश्चित क्या होती है दोस्तों? संरचना होती है। वाक्य में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? कर्ता आता है। क्या आता है? कर्ता आता है। कर्ता के बाद में क्या आएगा दोस्तों? कर्म का प्रयोग होगा अगर क्रिया सकर्मक है तो, और उसके बाद में क्या आती है दोस्तों? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखो आप इसमें से संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? शिकारी ने चीते पर गोली चलाई परंतु चीता बच गया। परंतु चीता बच गया। सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। चीते पर शिकारी ने गोली चलाई परंतु बच गया वह, ये वह का प्रयोग लास्ट में नहीं आएगा दोस्तों, तो ये वाक्य तो अपने पहले से ही गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में शिकारी ने उस पर गोली चलाई परंतु चीता बच गया। शिकारी ने उस पर नहीं, शिकारी ने चीते पर गोली चलाई। पहला चीता होना चाहिए, आप पहले ही सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 ऑप्शन बचे। शिकारी ने चीते पर गोली चलाई परंतु वह बच गया। देखो, और इसमें क्या है? शिकारी ने चीते पर गोली चलाई परंतु चीता बच गया। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? जो चीता है ना, ये चीता है, क्या है? संज्ञा है, और इसमें संज्ञा का पुनरुक्ति दोष है। कौन सा दोष है दोस्तों? संज्ञा का पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष मतलब संज्ञा का अनावश्यक प्रयोग हुआ है, क्योंकि दोस्तों संज्ञा के इस पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए ही तो अपने हिंदी में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो, शिकारी ने चीते पर गोली चलाई परंतु वह बच गया, इस चीते के लिए वह सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल उचित है। तो इस प्रकार से अपना ये वाक्य भी दोस्तों क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो फिर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 नंबर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अनमेल अनेकार्थक शब्द मतलब कि अनमेल, अनमेल का मतलब कि इसमें अन उपसर्ग है, अन प्लस मेल, अन हिंदी वाला है, मतलब मेल नहीं, ये नहीं के अर्थ में आता है। अन पढ़ नहीं होता, वैसे अनेकार्थक शब्द है, मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन में तो अनेकार्थी शब्द सही दे रखे हैं और एक में गलत। जैसे हंस का मराल, सूर्य, घोड़ा, बिल्कुल सही है दोस्तों। हंस का मराल भी होता है, सूर्य भी होता है, घोड़ा भी होता है, और हंस का अगर हम और बात करें तो जीवात्मा होता है एक। क्या होता है दोस्तों? हंस का जीवात्मा भी होता है। हंस नहीं होते, अपने आत्मा के अर्थ में आता है। ठीक है, ये हंस सफेद के अर्थ में भी आता है दोस्तों। किसके अर्थ में भी आता है? सफेद के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें आगे, हरि, बंदर, विष्णु, सर्प, और ये सिंह का भी होता है। किसका होता है दोस्तों? सिंह का भी ये हरि होता है। उसके बाद दोस्तों ये क्या? धन, धन जोड़ के लिए आता है, अपने प्लस नहीं लगाते, हम जोड़ते हैं किसी को, धन जोड़ के लिए आता है। धन संपत्ति के लिए आता है, पारितोषिक या पुरस्कार के लिए भी आता है, और धन स्त्री के लिए भी आता है। धन किसके लिए भी आता है? स्त्री के लिए भी आता है। तो फिर दोस्तों अपना फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अनमेल अनेकार्थक शब्द है? तो देखो दोस्तों इसमें क्या कहा इन्होंने? नग। दोस्तों नग किसका होता है? एक तो नग होता है अपने किसका? पर्वत का। पर्वत या फिर पहाड़ का अनेकार्थक शब्द भी क्या होता है दोस्तों? नग होता है। एक होता है अपने ये किसका? वृक्ष का। किसका होता है दोस्तों? नग, पर्वत का, वृक्ष का, नगीना का, पदार्थ का। नगीना, और एक होता है किसका? पदार्थ का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पक्षी का, शून्य का, वन का नहीं होता है, पक्षी खग का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अपना यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ध्यान से देखना है कौन दोस्तों कि कौन सा ऐसा विलोम शब्द का जोड़ा है जो सही नहीं है। प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन का क्या लिखा इन्होंने? अर्वाचीन। कौन सा सही नहीं? इसका मतलब 3 सही है। देखो दोस्तों, प्राचीन का अर्वाचीन, या फिर आप इसी का ले लो नवीन। अर्वाचीन को नवीन भी हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। स्थावर का क्या होता है दोस्तों? जंगम होता है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, बिल्कुल सही है। हास्य, हास्य, हास्य रुदन में तूफानों में, है ना? हास्य का मतलब होता है हंसी मजाक, रुदन का मतलब रोना या दुख का प्रतीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर सही कौन सा नहीं है? सम्मुख, आमुख। दोस्तों सम्मुख और आमुख दोनों समानार्थी शब्द है। सम्मुख का विलोम विमुख होगा। क्या होगा दोस्तों? सम्मुख का विलोम विमुख होगा, न कि आमुख होगा। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही नहीं है तो ये सही नहीं है। सम्मुख का विलोम आमुख नहीं होता है, बल्कि क्या होता है दोस्तों? विमुख होता है। ठीक है दोस्तों, हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में यथार्थ का विलोम है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित, या फिर सत्य? देखो दोस्तों क्या है? यथार्थ।
यथार्थ, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक, है ना। मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ। तो ये तो है नहीं इसका, ठीक है, सत्य भी हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है? आदर्श और कल्पित। दोस्तों ये तो दोनों ऑप्शन सही है। यथार्थ का विलोम आदर्श भी होता है और कल्पित भी होता है, यथार्थ का विलोम, ठीक है दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन सही है, 1 नंबर भी सही है और इसमें 3 नंबर भी सही है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक और कल्पित का मतलब कल्पना से या फिर आदर्श। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन है अपने, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? दोस्तों संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर ये क्या कह रहा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। देखो दोस्तों अगर हम बात करें मित्रता, मित्रता तो ता प्रत्यय लग गया ना। अभी मैंने आगे ही बताया कि ता प्रत्यय और यह प्रत्यय क्या बनाते हैं दोस्तों? भाववाचक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाववाचक बनाते हैं। तो इसमें क्या है? भाववाचक है। दुख, दुख के भाव भी क्या है? तो ये भी भाववाचक है, नहीं हो सकता। श्याम किसी का एक का नाम हो सकता है, तो श्याम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें दोस्तों? श्याम में। तो फिर लड़का, लड़का क्या है दोस्तों? जातिवाचक, क्योंकि लड़का कहने से किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में अपने माइंड में नहीं आता है। लड़का एक पूरा क्या है? समूह है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या पूछा है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा, दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से बनाई जाती है? 5 प्रकार से। किस किस से? एक तो हम जातिवाचक से बना सकते हैं, जातिवाचक से बना सकते हैं। एक हम सर्वनाम से बना सकते हैं। एक हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। एक हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और एक हम अव्यय या फिर अविकारी शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों ये तो सिंपल सा हो गया। वैसे अभी मैंने बताया कि ता प्रत्यय क्या करता है? भाववाचक संज्ञा बनाता है। तो इसमें शब्द तो अपना कौन सा सही हो जाएगा? शत्रुता हो जाएगा। और शत्रुता में भी इसमें क्या है? शत्रु मूल शब्द है और शत्रु के अंदर ता प्रत्यय लगा है। तो शत्रु दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा से। अगले हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मतलब इस वाक्य में देखो सर्वनाम कौन सा है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है। देखो इसमें सर्वनाम कौन सा है? ये रहा वह, ठीक है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसका बोध कराए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। क्या होगा? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में दोस्तों वक्ता आता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। मध्यम पुरुष में श्रोता मतलब बोलने वाला अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करता है। मैं मेरे लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं? मैं, मेरा, मुझे, अपना, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आपका, आपको। अन्य पुरुष जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है उनके लिए हम कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग कर सकते हैं? वो अन्य पुरुष है। तो फिर ये नहीं है इसमें। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में दोस्तों क्या होता है? निश्चित स्थिति नहीं होती है। उसमें क्या होगा दोस्तों? कोई, कुछ, किसी, ठीक है, ये आदि आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चितता की स्थिति होगी। जबकि दोस्तों निजवाचक में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए प्रयोग करते हैं, जो निजता का बोध कराते हैं। उसमें क्या आएगा? स्वयं, अपना, खुद, ये आदि शब्द किसमें आते हैं दोस्तों? निजवाचक में आएंगे। तो यहाँ पे अपना कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चय है, वह मेरा है, वह मेरा है। तो निश्चित स्थिति का बोध कर रहा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों? निश्चित स्थिति का बोध करा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक मतलब दो संज्ञाओं या सर्वनामों के मध्य में क्या बताएगा? संबंध बताएगा। वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। देखो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, अभी मैंने बताया दोस्तों कि स्वयं आ गया ना। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। कौन सा है दोस्तों? इसमें निजवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या? कोई, कुछ, कोई, कोई, कोई कौन सा है दोस्तों? अभी मैंने बताया कोई कौन सा है? अनिश्चयवाचक है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक है। जबकि ये हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। जिसे भी, जिसे, उसे, ये आदि दोस्तों किसमें आता है? संबंधवाचक में आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जो करेगा सो भरेगा, ये अधिक किसमें होते हैं दोस्तों? संबंधवाचक में होते हैं। किसमें होते हैं? संबंधवाचक। तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। वह स्वतः संभल गया, स्वतः का मतलब ही यहाँ क्या हो गया? खुद ही संभल गया का मतलब ही क्या हो गया? अपने आप संभल गया। तो स्वतः अपने आप किसमें आते हैं दोस्तों? इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। तो फिर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों किसमें है संबंधवाचक? 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें, अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से निर्मित है? देखो दोस्तों इसमें विशेषण है और वो किससे निर्मित होने चाहिए? संज्ञा शब्दों से निर्मित होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय, दर्शनीय, आलसी, प्रत्यय जोड़े इसके अंदर। दूसरा रक्षक, पैचक, कमऊ, सुंदर, शीतल, कैसा, वैसा, सुरीला, स्वर्गीय। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में सभी विशेषण, मतलब ये सभी क्या है? विशेषण है, पर वो विशेषण किससे बने हुए होने चाहिए? संज्ञा शब्दों से। देखो इसमें देखना दोस्तों, आप भारत मूल शब्द है और इसके अंदर ये प्रत्यय जुड़ा है। तो भारत क्या है दोस्तों? संज्ञा है। और भारत भी कौन सी संज्ञा? एक देश का नाम है। तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित है। उसके बाद में दोस्तों ये क्या है? दर्शन में ये प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? दर्शन में ये प्रत्यय जुड़ा है। तो फिर दर्शनीय स्थल, तो ये भी एक विशेषण है। और दर्शन क्या है दोस्तों? दर्शन भी संज्ञा है। ठीक है, तो ये भी संज्ञा से निर्मित है। और आलसी, और ये आलसी किससे जुड़ा है दोस्तों? आलस के अंदर ई प्रत्यय लगा है और आलसी जुड़ा है। तो आलस भी क्या है दोस्तों? संज्ञा है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से निर्मित है। तो एक ऑप्शन सही है। रक्षक, पैचक, कमाऊ, ये मूल शब्द वैसे इनमें बने हुए नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग? दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे, कि जहां पर कर्ता एक क्रिया करने के बाद कोई दूसरी क्रिया करता है तो पूर्व में उसके द्वारा की गई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कर्ता एक क्रिया संपन्न करने के बाद कोई दूसरी क्रिया करता है तो पूर्व में संपन्न क्रिया, कौन सी? पूर्व में संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व में संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया जो होगी ना, जैसे कैसे? चोर उठकर भाग गया, तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ में कर या करके आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कर या करके का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस क्रिया के साथ में कर या करके हो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे देखो, मोहन पत्र लिखता रहा, किसके लिए? इसमें कर या करके है क्या किसी के साथ? नहीं है। मेघा भोजन कर रही है, ये कर तो है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यही सी वाक्य को पूर्वकालिक में बदलना है तो क्या होता? मेघा भोजन करके सो गई, तो ये पूर्वकालिक होता। इसमें बाद में कोई दूसरी क्रिया नहीं है। चिड़िया दाना चुग रही है, इसमें भी नहीं। देखो, अंकिता खेल कर पढ़ने लगा, अंकिता ने पहले क्रिया कौन सी करी? खेलने की, फिर उसके बाद में वो क्या करी? पढ़ने लगी। तो इसके साथ में क्रिया करके आया ना, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? अपने पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। और अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे क्या है? किस वाक्य में कर्म कारक है? कारक होते हैं ना अपने दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ में अन्य क्रिया का जो संबंध बताता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। हिंदी में कारक कितने? 8 है। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को, ये उनके विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। अब ये क्या कह रहा है? किस वाक्य में कर्म कारक है, मतलब को विभक्ति। देखो कई बार ऐसा होता है कि विभक्ति का साथ में प्रयोग हो या नहीं हो। कर्म कारक की विभक्ति तो को है, लेकिन को विभक्ति का हर बार प्रयोग हो कोई जरूरी नहीं है। छात्र छत पर बैठे हैं, छात्र छत पर बैठे हैं। देखो पर किसका है? अधिकरण। तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है इसमें? अधिकरण कारक है। छात्र छत पर बैठे हैं, अधिकरण कारक है। लड़का पत्थर
फेंकता है। लड़का क्या फेंकता है? लड़का पत्थर फेंकता है। और हम आगे देखते हैं, यह गोपाल की पुस्तक है। गोपाल की पुस्तक है, इसमें संबंध कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? संबंध कारक। काके की रा रे री, ये आ गया उसका गोपाल की पुस्तक। तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? संबंध कारक है। मजदूर थक कर सो गया। मजदूर थक कर सो गया। मजदूर थक कर सो गया, अकर्मक क्रिया, मतलब कर्म कारक किसमें? तो लड़का पत्थर फेंकता है, कर्ता ने कर्म को। देखो अगर आप और है ना कर्म का पता लगाना है वाक्य में, तो जो क्रिया होती है ना उसे क्या प्रश्न करो, क्या करो आप, क्या प्रश्न करो, उस क्या का जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है? तो पत्थर फेंकता है। तो दोस्तों इसमें पत्थर क्या है? इसमें कर्म है। अब देखो इसमें सोना, सोना क्रिया है, मेन क्रिया क्या है? सोना है। क्या सोना? कोई आंसर नहीं है, अकर्मक क्रिया है। वह गोपाल की पुस्तक है, संबंध बता रहा क्रिया है नहीं इसमें। छात्र छत पर बैठे हैं, क्या बैठे हैं? अकर्मक क्रिया। क्या है ये? अकर्मक क्रिया, क्योंकि सकर्मक क्रिया होगी तभी तो उसमें कर्म होगा। और ये क्या कह रहा है? वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग है। तो किसमें? लड़का पत्थर फेंकता है, मतलब लड़का पत्थर को फेंकता है। इसमें विभक्ति का साथ में प्रयोग नहीं है, लेकिन अपना वाक्य कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर का वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया से क्या करना है दोस्तों? क्रिया से हम क्या प्रश्न करते हैं तो हमें उसका आंसर जो भी मिलता है वो क्या होता है दोस्तों? कर्म होता है। उसके बाद आगे है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। क्या बताना है दोस्तों में? पुल्लिंग शब्द। लिंग अपने हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन भी 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। और इनका लिंग का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखो उम्मीद है, उम्मीद है, आप अगर इसको बोलोगे तो क्या होगा? उम्मीद जगी, क्रिया इसके साथ क्या रहा? स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग क्या है? ये उम्मीद क्या है? स्त्रीलिंग। आशा जगी, बेगारी बढ़ी, बचपन बीता, बचपन बीता। हम ये नहीं बोलते बचपन बीती कि उसका बचपन बीती गई, ये नहीं बोलते ना, इसका मतलब बचपन पुल्लिंग है दोस्तों। बचपन क्या है? पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगाने के लिए दोस्तों में क्या करना है? उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बेकारी बढ़ गई, बेकारी बढ़ गया नहीं बोलते, आशा जग गया नहीं बोलते, आशा जग गई। ठीक है, और उम्मीद जगी। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बचपन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान क्या है? संप्रदान के लिए, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वो संप्रदान कारक बताता है। ठीक है, जैसे मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, से आया ना दोस्तों, और से भी दूरी बता रहा है। तो दूरी बताने के अर्थ में इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान, अपादान कारक है। से विभक्ति, जो विभक्ति है वो एक करण के लिए आता है, पर वो करण में क्रिया के साधन को बताता है। क्या बताता है? क्रिया के साधन को बताता है। जबकि दूरी में, तुलना में या अलग होने में अपादान कारक होता है, तो इसमें अपादान कारक है। ठीक है दोस्तों, राम घर पर सो रहा है। देखो दोस्तों, पर आ गया नहीं, पर किसका है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है इसमें? अधिकरण कारक। फिर उसके बाद में, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। एक है निसार खेलता है, निसार खेलता है, निसार खेलता है। अब देखो दोस्तों, इसमें देखना, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। निर्धन मतलब गरीबों। देखो हमने अभी बात करी ना, को विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है? कर्म के लिए होता है। लेकिन कई बार वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान के लिए भी होता है। ये यहाँ पे को आया है, लेकिन ये कर्म के लिए नहीं है। किसके लिए? ये संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए कैसे है कि आप यही, राजा ने निर्धनों को नहीं, निर्धनों के लिए, निर्धनों के लिए कंबल दिए, क्योंकि उनको ओढ़ने के लिए उसने कंबल दिए। तो यहाँ को विभक्ति है, लेकिन यहाँ दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें कर्म कारक नहीं है, बल्कि इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? संप्रदान कारक है। को विभक्ति आने के बावजूद भी, क्योंकि को विभक्ति कर्म और संप्रदान दोनों के लिए को विभक्ति आती है। उसके बाद दोस्तों आगे है, विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मय के भाव दिखाने है ना, उसके लिए है आहा, ये दुख के भाव, उफ, आश्चर्य, हा नहीं अरे। विस्मय का भाव कौन दिखाएगा? अरे। विस्मय या आश्चर्य के भाव दिखाएगा कौन? अरे। विस्मयादि बोधक जो अपने दोस्तों अव्यय नहीं होते क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अव्यय जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और हिंदी में अव्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के अव्यय हैं। कितने प्रकार के अव्यय हैं? 4 प्रकार के। एक तो होते हैं क्रिया विशेषण। कौन से होते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण। फिर एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है दोस्तों, एक होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है दोस्तों, और एक होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, तो विस्मयादि बोधक कौन सा हो जाएगा अपना? यहाँ पे अरे हो जाएगा, अव्यय।
अगला क्वेश्चन है छी धिक्कार है, तुम्हें इस वाक्य में छी है। दोस्तों इस छी के साथ में और क्या होना चाहिए, ये है ना घृणा के भाव दे रहा है, तो ये इसमें विस्मय भी है और ये क्या है दोस्तों अव्यय है। क्या है ये अव्यय है। अभी जो विस्मयादि बोधक वगैरह वो थे ना उसी में आएगा, तो ये क्या है छी अव्यय है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण है, सजातीय। दोस्तों हमने कल की क्लास में किसकी बात करी थी, स्वर संधि की बात करी थी, और स्वर संधि में मैंने आपको बताया था सजात दीर्घ। सजात दीर्घ मतलब समान जाति के मिलके क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। सजातीय कौन कौन से दोस्तों, अ और आ, ये दोनों एक ही जाति के, छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों एक ही जाति के, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों एक ही जाति के, तो ये सजातीय वर्ण है। क्या है दोस्तों, सजातीय वर्ण है। अ और ई नहीं है, ओ और औ नहीं है, ए नहीं है, ऊ दोनों क्या है दोस्तों, सजातीय वर्ण है। कौन सा वर्ण है दोस्तों, ये सजातीय वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। दोस्तों उच्चारण स्थान के भी अपने क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम कि अगर क वर्ग की बात करें, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है, एक अचु इचु शाणा अकु विसर्जा नाम कंठ, तो क का उच्चारण स्थान तो दोस्तों कहां से, कंठ से है। ट रिटुर साणा नाम मुर्दा, रे का उच्चारण स्थान दोस्तों कहां से, ट का मुर्दा से। वकारस्य दंतोष्ट, व का उच्चारण स्थान कहां से दोस्तों, दंतोष्ट से, दंत और ओष्ठ से। जबकि अगर हम बात करें किसकी, ज दोस्तों किस में आता है, च वर्ग में आता है। किस में आता है, च वर्ग में। और इचु शाणा नाम तालु, तो इनका उच्चारण स्थान तालु, और इनको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ज आपके कौन सा है, तालव्य है। इसके बाद दोस्तों आगे क्या है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। क्या कहा है दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। देखो दोस्तों हम अगर संधि विच्छेद की बात करें, संधि विच्छेद गलत है, संधि विच्छेद करके आगे क्या दे रखा है दोस्तों, संधि वाला शब्द दे रखा है। अगर हम ये अधि प्लस आदेश में देखें दोस्तों, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश की बात करें दोस्तों, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ई के बाद में देखो दोस्तों क्या है, असमान स्वर है या नहीं है। असमान कौन सी, यण संधि में ई और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो दोस्तों क्या बन जाता है, ई का यह बनता है। ई का यह भी कैसा, आधा बनता है, और फिर यह के अंदर इधर आ है तो फिर क्या जुड़ जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, और ये इसका हलंत क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। द आधा बचा, ये आधा द, फिर इधर भी दोस्तों क्या बचा अपने, अ बच गया, और फिर ये अध्यादेश, तो फिर ये तो बिल्कुल ही सही है अध्यादेश। देखो दोस्तों अभी प्लस आगत सेम उसी की तरह यण संधि का ये भी नियम है, ई के बाद में आया तो ई का यह बन गया, और आधे यह में आ की मात्रा लगी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इधर देखो दोस्तों अधि प्लस अधीन, और इधर क्या बनाया इन्होंने, अध्याधीन। ई के बाद में, इधर भी ई के बाद में असमान स्वर है, ई का यह तो बना। फिर इधर देखो दोस्तों द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अस्वर है, जबकि इसने मात्रा किसकी लगा दी, आ की लगा दी, तो इस प्रकार से यही तो गलत है, अध्याधीन नहीं बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, शब्द अध्ययन बनेगा। क्या बनेगा, शब्द अध्ययन। अध्याधीन शब्द गलत हो जाएगा इस हिसाब से, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर। इधर देख लेते हैं दोस्तों, और देखो ये अभी प्लस अर्थी और इसमें यह आया है, तो बिल्कुल ये भी सही है। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी, सारे उदाहरणों में यण संधि है, और अभी इनमें क्या है, इन दोनों में अभी उपसर्ग है और उसमें अधि उपसर्ग है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। देखो दोस्तों कौन से शब्द में, क्या पूछा इसने कि कौन से शब्द में व्यंजन संधि है। देखो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, नमस्ते, नमस्ते में कौन सी संधि है, तो नमः, इसके टुकड़े क्या होंगे, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। विसर्ग, विसर्ग के बाद में अगर तथा होता है तो फिर इस विसर्ग का क्या बन जाता है, ये वाला स आधा बन जाता है, और इस प्रकार से अपना शब्द कौन सा बन गया, अपने नमस्ते शब्द बन गया। तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसी प्रकार दोस्तों हम अगर बात करें निरस, देखो निरस के अगर हम टुकड़े करें तो इसके टुकड़े क्या होते हैं, नि प्लस रस। क्या होता है दोस्तों, नि प्लस रस। अब देखो विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले ईयू हो और उसके बाद में अगर कोई भी गोस हो, देखो दोस्तों र क्या है, गोस है, र क्या है, गोस है। विसर्ग से पहले ईयू और विसर्ग के बाद में कोई गोस हो तो विसर्ग का क्या बनता है दोस्तों, र बन जाता है। इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया, निर्रस। क्या बन गया दोस्तों, निर्रस। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, निर्रस। अपना शब्द बनेगा, विसर्ग का र बना दिया, निर्रस, निर्रस, यह शब्द बनेगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में
घोष में अगर र आता है तो र नहीं बन के प्रारंभिक मात्रा दीर्घ हो जाती है और फिर इसका शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, नीरस बन जाएगा। जैसा कि अपना किसमें होता है दोस्तों, निरोग में होता है। किसमें होता है, निरोग में, निरोग, क्योंकि ये प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे दीर्घ होगी। बाकी बना तो क्या था दोस्तों, निर। अगर हम इसमें उपसर्ग पूछे ना अपने, तो उपसर्ग कौन सा निकलेगा दोस्तों, निर उपसर्ग निकलेगा, क्योंकि रईस बना है लेकिन उसके बाद में र आने के कारण प्रारंभिक मात्रा क्या हो गई, दीर्घ हो गई। तो इस प्रकार से इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इधर आया है दोस्तों अत्याचार। देखो यह से पहले आधा अक्षर है, तो हमने संधि में बात करी, यह से पहले आधा अक्षर होने पे आधे अक्षर में ई की मात्रा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अति प्लस यह के अंदर स्वर कौन सा है, आ, तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। तो इसमें दोस्तों संधि कौन सी है, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। इसमें कौन सी है, यण स्वर संधि। जबकि दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तदनुसार, देखो दोस्तों अगर हम इसके टुकड़े करें तो इसके टुकड़े क्या होंगे, तत् प्लस तदनुसार, तत् प्लस ये इसमें है ना दोस्तों, ये शब्द इसमें इसके टुकड़े होंगे तत् प्लस अनुसार। क्या होगा दोस्तों, तत् प्लस अनुसार। ठीक है, विसर्ग ये है ना प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। देखो इधर क्या है, अपना एक नियम आता है व्यंजन संधि में कि पहले के बाद में अगर तीसरा चौथा कोई भी अंतस्थ या फिर कोई भी स्वर आता है, तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। पहला अपने ही वर्ग के किस में बदलता है, तीसरे में बदलता है। तो देखो दोस्तों ये त पहला है, उसके बाद में इधर स्वर आ गया, तो ये त अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो त का तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, द होता है। कौन सा होता है, द। तो त का द बन जाएगा, फिर त का द बनेगा तो शब्द क्या बनेगा दोस्तों, तदनुसार, तदनुसार शब्द बनेगा। ठीक है, और इसमें अपने कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। लेकिन दोस्तों ये शब्द यहाँ गलत लिखा है, गलत ये लिखा है कि इसमें ये यहाँ पे हलंत नहीं आएगा, द क्या आएगा, पूरा आएगा, क्योंकि इधर दोस्तों क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है। और इस प्रकार से व्यंजन संधि वाला कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा, 3 नंबर अपने ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला शब्द है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। देख लेना दोस्तों, नहीं पूछा है अपने, कर्मधारय समास नहीं है। देखो इसमें कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, पहले तो आप देखो कर्मधारय समास में होता क्या है। कर्मधारय समास में 4 कंडीशन बनती है। अगर प्रथम पहले विशेषण है और उसके बाद में अगर कोई विशेष आता है, क्या आता है, कोई विशेष आता है, तो भी कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। अगर पहले विशेषण आता है, पहले विशेष आता है, अगर पहले क्या आता है दोस्तों, विशेष आता है, और उसके बाद में अगर कोई विशेषण आता है तो भी कौन सा समास होता है दोस्तों, कर्मधारय समास। अगर पहले उपमान आता है, क्या आता है दोस्तों, उपमान, और उसके बाद में अगर कोई भी उपमेय आता है तो भी कर्मधारय समास। और अगर पहले उपमेय आता है और उसके बाद में अगर उपमान आता है तो भी दोस्तों कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेषिका, जैसे विशेषण आ गया, क्या है, काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता बताई क्या है, काला घोड़ा है, तो ये अपने क्या हो गया दोस्तों, विशेषण विशेषिका संबंध हो गया। ऐसे घोड़ा काला, अगर विशेषण पहले ले लिया विशेषण बाद में ले लिया तो भी कर्मधारय समास। उपमान उपमेय, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, उपमान के समान उपमेय, और उपमेय रूपी उपमान। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रमुख, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, मुख चंद्र। ठीक है, मुख के समान चंद्र, मुख रूपी चंद्र। इस प्रकार से इसमें रूपी और के समान लग के इनका समास विग्रह हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, महात्मा के अगर हम समास विग्रह करें तो क्या है दोस्तों, महान प्लस आत्मा निकलता है। क्या निकलता है, महान है जो आत्मा। तो दोस्तों इसमें आत्मा की विशेषता है कि आत्मा क्या है, महान है। तो इसमें विशेषण विशेष का संबंध है। काला सांप, सांप की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो इसमें भी क्या है दोस्तों, विशेषण विशेषी का संबंध है, तो इसमें भी कर्मधारय समास है। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो इसमें भी कर्मधारय समास है। जबकि दोस्तों इधर देखो तुम, ये क्या है, गजानन दोस्तों गज के समान है आनंद जिनका, गज के समान है आनंद जिसका, गज के समान है आनंद का मतलब होता है मुख, गज मतलब हाथी के समान मुख है जिनका, अर्थात किसके लिए ये हो चुका है रूढ़ शब्द। किसके लिए रूढ़ है, ये गणेश जी के लिए रूढ़ है। और इस प्रकार रूढ़ शब्दों में फिर क्या हो जाता है, मतलब योग रूढ़ शब्द है, और इसमें बहुव्रीहि समास है। गजानन में दोस्तों कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। गजानन में कौन सा समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। तो अपने क्या कह रहा है कि किसमें कर्मधारय नहीं है, तो दोस्तों किसमें नहीं है कर्मधारय, गजानन में कर्मधारय नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, मतलब समास विग्रह दिया है और किसका समास विग्रह सही नहीं है। तो देखो दोस्तों किसका समास विग्रह सही नहीं है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार है ना, और इसमें पर आ गया ना, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण
तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, सामासिक पद विग्रह सही नहीं है तो इसका तो बिल्कुल ही सही है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे या फिर अक्षी के सामने, अक्षी के आगे का के की किसमें आता है दोस्तों? तो संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है और बिल्कुल सही है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह ये भी हो सकता है, जो शीत है जो उष्ण है। क्या होगा? जो शीत है, जो शीत है जो उष्ण है, उष्ण है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे फिर अपने और आ रहा है ना, तो इस हिसाब से इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? और लग रहा है और द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद है पीतांबर, पीला है जो कपड़ा। देखो दोस्तों, इसके अगर हम टुकड़े करें तो क्या निकलता है? पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। देखो दोस्तों, पीत का मतलब तो हो गया पीला, पीत का मतलब तो क्या हो गया? पीला। लेकिन अगर हम यहां से टुकड़े कर, अंबर, अंबर अनेकार्थी शब्द है और अंबर एक तो पर्यायवाची होता है दोस्तों किसका? वस्त्र का। किसका होता है? वस्त्र का। और एक पर्यायवाची होता है किसका दोस्तों? अंबर, आकाश का। किसका होता है दोस्तों? आकाश का। तो अब ये क्या कह रहा है? पीतांबर, पीला है जो कपड़ा। दोस्तों, एक समास विग्रह का एक सिंपल सा, अगर आप सामासिक पद बना रहे हो, सामासिक पद का आप विग्रह कर रहे हो, तो उसमें ना पर्यायवाची लिखने से आप बचोगे। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत है जो जिनका अंबर। क्या होगा दोस्तों? पीत है जिनका या जिनके अंबर, पीत है जिनके अंबर, अर्थात किसके? विष्णु जी का पर्यायवाची है। पीतांबर किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो इसमें दोस्तों फिर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अपने बहुवीरी समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुवीरी समास। या फिर आप अगर बहुवीरी नहीं है तो इसमें कोई पीला कपड़ा है तो फिर इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास भी हो सकता है। दोनों ही समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका समास विग्रह दिया है वो क्या है दोस्तों? गलत है। आज का अपना ये है लास्ट क्वेश्चन। क्या है? किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? यहाँ पे उपसर्ग का क्वेश्चन है और मतलब किस शब्द में दो से अधिक, मतलब सारे ही शब्दों में दो दो उपसर्ग तो है, दो या हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए। अब दोस्तों अगर हम पहले ही शब्द को देखें तो इसमें पहला एक उपसर्ग तो है अ, फिर व से पहले आधा अक्षर है तो क्या हो जाएगा? वी, फिर है क्या? अव, और एक क्या है दोस्तों? स्था। ठीक है, हम इनको बिखेर देते हैं। दोस्तों हो सकता है और किसी में भी हो। इसको हम देखें तो अगर हम इसके टुकड़े करते हैं ना तो देखो निर्नुनासिकता, यहां तो पहले तो विसर्ग संधि से हो जाएगा निर प्लस अनु प्लस नासिक प्लस ता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? निर प्लस अनु प्लस नासिक प्लस ता। फिर अगर हम तीसरे का देखें अपादान, अ प्लस पादान, अपादान, अ प्लस पादान, इसमें एक ही है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे देखें निसंकोच, तो दोस्तों इसमें निसंकोच का क्या होगा? पहले विसर्ग संधि से नि है होगा, विसर्ग संधि से नी होगा पर उसका उपसर्ग में स बन जाएगा। निस प्लस ऊपर बिंदी लगी है तो क्या होगा? सम प्लस कोच, नि प्लस सम प्लस कोच। अब दोस्तों ये अपने क्या कह रहा है? दो से अधिक उपसर्ग है। देखो निसंकोच में क्या है? एक और दो उपसर्ग है, अपादान में एक ही उपसर्ग है, अ प्लस अपादान, अ प्लस पादान नहीं दोस्तों, इसका ये हो जाएगा अप होगा। क्या होगा इसमें? अप प्लस आदान, अप प्लस आदान। अपादान का क्या होगा? अप उपसर्ग, इसमें अप प्लस आदान, अपादान, अप प्लस आदान, दीर्घ स्वर संधि से हो गया तो इसमें एक ही अप उपसर्ग है। उसके बाद निर उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, नासिक इसमें मूल शब्द है, नासिक क्या है दोस्तों? मूल शब्द है, और ता इसमें क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। तो इसमें भी कितने उपसर्ग हुए? दो ही हुए। अब इधर देखना आप, अव्यवस्था एक उपसर्ग, दो उपसर्ग, तीन उपसर्ग, और स्था इसमें मूल शब्द है। तो इसमें दोस्तों कितने उपसर्ग हो गए? तीन उपसर्ग। और अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमने एक छोटा सा प्रयास करा है कि हम कुछ रीड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला सके। दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आप कोई भी अगर कमी हो, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो और ऐसा कुछ भी हो तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। और दोस्तों हम आगे ऐसे और भी अच्छे से क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।